नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अध्याय 3, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। परिचय। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती है। नहीं हो, होती राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभ कर भी होता है। इस अध्याय में हम विचारों को भारत के लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। लिंग, धर्म, जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी है और किस तरह की राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियों लोकतंत्र के लिए लाभकर है या नुकसानदेह। लैंगिक मसले और राजनीतिक। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्याय में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष के जीवन बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां, तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़कियों और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह समानता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरत के घर के अंदर का सारा काम, खाना बनाना, साफ सफाई, कपड़े, बच्चों की देखभाल, जबकि मर्द घर के बाहर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसा काम करना औरतों के लिए जिम्मे है, पर जब मिलाई कटाई से लेकर इन्हें सारे काम के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यह काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांशतः दर्जी या होटल के रसोई पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हों, ऐसा भी नहीं है। गाँव में स्त्रियां पानी जलवान जुटाने से लेकर खेत में काटने तक का काम करती हैं। शहरों में हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री अपनी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यवर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के लिए अतिरिक्त आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। उन्हें दिन रात काम करके उनका श्रेय नहीं मिलता। आदर्श स्त्री की कुछ बनगी। आंदोलनों ने औरत के व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई है। इन आंदोलनों ने नारीवादी आंदोलन को कहा है। लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति। और इस सवाल पर राजनीति गोलाबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशे में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के किसी हिस्से में व स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेविया देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। समय का उपयोग। हमारे देश में आज़ादी के बाद ही महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वे आज भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज आज भी पितृ प्रधान और औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है।
महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाले हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए खास तौर पर असुरक्षित हैं। वह अपने घरों में सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहाँ पर मारपीट तथा अनेक घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रीय राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये कोई छुपी बात नहीं है। औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी तरह चलते नारीवादी समूह महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जबकि जब तक औरतों का सत्ता का पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। जैसे कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14% तक पहुंच सकी। राज्यों में विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर 1 दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभी कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका निर्वाचित संस्थाओं में इस महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत ऐसे एक व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों या नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। आज भारत के ग्रामीण, शहरी, स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से अधिक है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की है। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड मामले में देखा है, अगर लोग एक धर्म को मानने लगें, उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लेकिन विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। जरा इन पर गौर करें। सांप्रदायिकता समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय में उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता था। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्षपोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगा और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है, ऐसी स्थिति विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह से जोड़ना सांप्रदायिकता है। यह सामान्य बुनियादी रूप गलत है। एक धर्म के लोग हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय के अलग अलग विचार के लोग होते हैं। इस सभी को अपनी बातें कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना समुदाय विभिन्नता आवाज़ों को दबाना है। धर्मनिरपेक्षता शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे संविधान में निर्माता
एक चुनौती के प्रति सचेत हैं। इस कारण उन्हें धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। इसी कारण पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इस बारे में पिछले साल पढ़ चुके हैं। इस हिसाब से देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियां या व्यक्तियों की विचारधारा भरी नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी यह तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज पर अकेले इसी पूरे सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता, पूर्वग्रहों और दुराचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलाबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। जाति और राजनीति। हमारी राजनीति और सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियों देखी। इसमें से मोटे तौर पर सकारात्मक लाभदायक तो दूसरी नकारात्मक नुकसानदेह। आइए अंतिम स्वरूप विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करके इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं हैं, ना ही इस तरह के श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवारों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें हमेशा वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। इस एक जाति समूह के लोगों या मिलते जुलते पेशे के तो होते हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनके आपस में बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है, ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठक दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें अंतर्जात जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इनकी चर्चा हम अध्याय 9 में की है। यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, रामास्वामी जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जाति मतभेद के मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। इन महापुरुषों ने अपने प्रयासों में सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गाँव में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में अब तो ज़्यादातर इस बात पर कोई हिसाब नहीं रखता है कि ट्रेन या बसों में आपके साथ कौन बैठा है। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विद नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाज में समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत शादियों से कुछ समूहों को लाभ ही स्थिति तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। उसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले ही से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था, वह जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। राजनीति में जाति सांप्रदायिकता की इस जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति सामाजिक समुदाय में के गठित एकमात्र आधार है। इस चिंतित पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक समाज समुदाय निर्माण करते हैं, उसके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोग से उनके हितों का कोई मेल
नहीं होता है, जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के बारे में मामले में देखा है। यह मान्यता हमारे अनुभव से स्पष्ट नहीं होती है। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी 2011। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जाति से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों की हित अलग अलग होती है। एक समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोग की राय और नेताओं की लोकप्रियता चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया है, किसी राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होता है, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीज़ अनेक रूप लेती है। जातिगत असमानता। गरीबी रेखा के नीचे जीवन स्तर करने वाले प्रतिशत अनुपात 1999 से 2000। रंग भेद। इस प्रकार की जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं और एक तरह की राजनीति चलती है। दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलाबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित कमजोर समुदाय के लिए अपनी बात आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया में बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति में भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। पर उनके साथ यह सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मामले में स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है। इसके अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दे से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। अभ्यास।